स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन कहानी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सालों पहले लखनपुर नाम के राज्य में भीमा नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वे बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राजा रानी खुद हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ था, लेकिन उनकी संतान न थी। संतान पाने के लिए राजा और रानी ने पूजा पाठ जप तप सब करके देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन राजा ने महर्षि के कहने पर महायज्ञ कराने का फैसला किया। यज्ञ और भगवान के प्रताप से राजा को एक बहुत सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगी। राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। राजा ने सारे नगर वासियों को पिता बनने की खुशी में भोज पर आमंत्रित किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह काफी सुंदर और गुणवान थी। राजा रानी उसे देखकर ही खुश रहने लगे, लेकिन एक दिन उनकी खुशी को मानो जैसे किसी की नजर लग गई। राजकुमारी बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्य हकीम सब इलाज में जुटे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजकुमारी के ऊपर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। राजा को लगने लगा कि एक बार वे फिर निसंतान हो जाएंगे। एक दिन दूर देश से एक वैद्य राजा के महल पहुंचा। सैनिकों ने उसे राजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया। वैद्य ने राजा से एक बार मिलने की बहुत गुजारिश करते हुए कहा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बहुत मिन्नतें करने के बाद सैनिक उस वैद्य को राजा के पास लेकर गए। वैद्य ने सबसे पहले राजा को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुआ, लेकिन उसका रहन सहन देखकर राजा ने भी उस पर यकीन नहीं किया। उधर राजकुमारी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, इसलिए राजा किसी वैद्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस वैद्य का आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। राजा ने वैद्य से बोला कि अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पर वैद्य बोला, ठीक है, लेकिन अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? राजा ने कहा, जो मांगोगे मिलेगा। वैद्य राजी हो गया। राजा खुद उस वैद्य को लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा नूर निकाल लिया हो। चेहरा दर्द में डूबा पीला पड़ गया था। वैद्य राजकुमारी के करीब पहुंचा और नवस टटोलने लगा। फिर उसने थैले से जड़ी बूटियों से तैयार दवा की पुड़िया निकाली और राजकुमारी के मुंह में डाल दी। वैद्य ने राजा और रानी से बोला कि आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा रानी के मन में बेटी के ठीक होने की एक उम्मीद फिर से जाग उठी। ऐसे ही इलाज करते हुए 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी। राजा रानी के चेहरे की खुशी भी झलकने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी अब ठीक हो गई है। ये 1 महीने की पुड़िया बनाकर
दे रहा हूँ, इसे समय पर राजकुमारी को देते रहना। इसके बाद राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। यह बीमारी दोबारा उनके पास भी नहीं फटकेगी। अगले दिन राजा ने वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैद्य बोला, सोच लीजिए राजा जी, क्या आप अपने वादे पर कायम रह पाएंगे? राजा ने बोला, तुमने मेरी बेटी को स्वस्थ किया है, बोलो क्या मांगते हो? वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका आधा राज्य और बेटी का हाथ। इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने कड़कते हुए कहा, तुम होश में तो हो? अगर तुमने मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा ना की होती तो तुम अब तक यमलोक पहुंच गए होते। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वैद्य को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। वैद्य कुटिलता से मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन फिर से राजकुमारी की हालत बिगड़ गई। उसका शरीर नीला पड़ गया। आनन फानन में राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने बताया कि राजकुमारी फिर से उसी बीमारी की चपेट में आ गई है जो उसे पहले थी। इसका इलाज राजवैद्य के पास नहीं था। राजा ने एक बार फिर उसी वैद्य को बुलवाया जो राजकुमारी का इलाज कर चुका था। आनन फानन में राजा के सिपाही उस वैद्य को खोजकर ले आए। राजा ने क्रोधित होकर वैद्य से कहा कि तुमने जो औषधियों की पुड़िया 1 माह तक राजकुमारी को खिलाने को दी थी वो हमने उसे खिलाई, लेकिन इसके बावजूद भी राजकुमारी फिर से उसी जानलेवा बीमारी की चपेट में क्यों आ गई? इसका मतलब तो यह है कि तुमने हमसे झूठ बोला था, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तब वैद्य ने कहा, महाराज, जब आप खुद अपना वचन पूरा नहीं कर सके तो मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मैं अपनी कही बात पूरी करूं? क्योंकि आपने अपना वचन पूरा नहीं किया था, इसलिए मैंने राजकुमारी को जो पुड़िया दी थी उसमें कोई औषधि नहीं थी। वे तो साधारण सी चूरन की पुड़िया थी। मुझे पहले से ही संदेह था कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। वैद्य की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, कृपया मेरी बेटी को फिर से ठीक कर दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। इसके बाद वैद्य ने एक बार फिर से राजकुमारी का इलाज शुरू किया और कुछ ही दिनों में वो स्वस्थ हो गई। राजकुमारी के स्वस्थ होते ही राजा ने उस वैद्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उसे अपना दामाद बना लिया। इस तरह से वे सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। धन्यवाद। एक गरीब आदमी था। एक दिन वे साहूकार के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं आपके पास कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपए दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। साहूकार ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपए दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने साहूकार के 5,000 रुपए नहीं लौटाए, तब साहूकार को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ वे व्यक्ति नहीं मिला। जब भी साहूकार वहाँ जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन साहूकार उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ और कोई तो नहीं दिखा। एक छोटी लड़की बैठी थी। साहूकार ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। साहूकार ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है।
साहूकार की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। साहूकार उसके इन उलझुल जवाब से खिंच गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। साहूकार समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बात करनी पड़ेगी। साहूकार ने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? साहूकार के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का मतलब बता दूंगी। साहूकार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का मतलब समझा दो। लड़की बोली, सेठ जी, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आएं। कल मैं जरूर सारी बातों का मतलब बता दूंगी। साहूकार अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर आया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। साहूकार को देखते ही लड़की ने पूछा, सेठ जी, आपको अपना वचन याद है ना? साहूकार बोला, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का मतलब बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भाई बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटों को काटने गया है। अगर कोई भी रेंगनी के कांटों को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटे गड़ ही जाएंगे, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। साहूकार उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी और चौथी बात का मतलब क्या है बेटी? लड़की बोली, सेठ जी, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने, यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने के 2 भाग हो जाते हैं, यानी यही था कि 1 के 2 करने गई है। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से 1 चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि 1 चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। साहूकार सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर साहूकार ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी। फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया?
लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। साहूकार लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकालते हुए उस लड़की को दिया और कहा, ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चित होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर साहूकार लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। धन्यवाद।